अब ये नीट 2015 का क्वेश्चन. Two slits in Young's experiment have widths in the ratio 1:25. The ratio of intensity at the maxima and minima in the interference pattern I maximum upon I minimum is. तो ये ध्यान देंगे कि यहाँ पर स्लिट की विड्थ्स का रेशो दिया हुआ है. I max अपॉन I minimum के लिए हमें इंटेंसिटी का रेशो चाहिए होगा और इंटेंसिटी विड्थ ऑफ स्लिट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. तो हम लिख सकते हैं I2/I1 इज इक्वल टू W2/W1 और विड्थ का रेशो कितना दिया हुआ है 25, यानी I2/I1 हम 25 यूज करेंगे. एक बात, अब हमको चाहिए क्या है I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम. तो यू वेरी वेल नो दैट I मैक्सिमम इज रूट I2 प्लस रूट I1 होल स्क्वायर्ड अपॉन रूट I2 माइनस रूट I1 होल स्क्वायर. इसको हम फ्लिप कर सकते हैं, कभी हम चाहें तो I1 माइनस I2 भी लिख सकते हैं, रूट I1 माइनस रूट I2, क्योंकि स्क्वेयरिंग है वो पॉजिटिव ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता. अब क्या करूंगा मैं, इसमें से रूट I1 कॉमन लेता हूं, तो रूट I1 स्क्वायर होकर यहाँ कॉमन आएगा I1, यहाँ भी वो I1 आएगा, कैंसिल हो जाएगा. यहाँ क्या बचेगा रूट I1/I2 और I1/I2 हमको दिया है 25, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ रूट 25 प्लस 1 अपॉन रूट 25 माइनस 1. स्क्वेयरिंग भी होगी दोनों की. अब यहाँ क्या होगा, ये 5 प्लस 1 यानी 6, स्क्वायर इज 36 और यहाँ क्या होगा 5 माइनस 1 4, 16, तो ये आ गया 9:4. यही इसका करेक्ट आंसर है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. अब कभी तुक्का लगाने की बारी आए तो क्योंकि हमसे I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम पूछा हुआ है, तो लार्जर अपॉन स्मॉलर ही, लार्जर अपॉन स्मॉलर ही आंसर आएगा. तो ये दोनों तो हम रूल आउट कर सकते हैं, ये स्मॉलर अपॉन लार्जर है, तो ये दोनों ऑप्शंस हो नहीं सकते. तो इन दोनों में से कोई आंसर होना चाहिए. 9:4 ही जनरली ऐसे क्वेश्चंस का आंसर होता है. तो इस तरह तुक्का भी लगाया जा सकता है, जल्दबाजी हो रही हो, क्योंकि क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने, तो स्कोर अच्छा आने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है. ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने चाहिए. आगे बढ़ते हैं. अब ये AIPMT 2014 का क्वेश्चन. अ बीम ऑफ लाइट ऑफ लैम्डा 600 नैनोमीटर फ्रॉम अ डिस्टेंट सोर्स falls on a single slit 1 millimeter wide and the resulting diffraction pattern is observed on the screen 2 meter away. The distance between the first dark fringes on either side of central bright fringe is. तो सीधे सीधे width of central maxima पूछा हुआ है. नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर ये डार्क फ्रिंज कह रहे हैं. डार्क फ्रिंज मतलब मिनिमा और सेंट्रल मैक्सिमा. तो डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क फ्रिंजेस ऑन ईदर साइड ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों तरफ फर्स्ट मिनिमास के बीच का सेपरेशन, मतलब ही विड्थ ऑफ सेंट्रल फ्रिंज. जो आपको डायरेक्टली याद हो तो वो होता है 2 लैम्डा कैपिटल D/A. तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं. कभी इनकेस आप भूल रहे हैं तो याद लाना कि A साइन थीटा ये होना चाहिए n लैम्डा, यानी लैम्डा के बराबर. साइन थीटा इज इक्वल टू λ/A और साइन थीटा को हम थीटा मानकर आर्क अपॉन रेडियस लिख दें तो y अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू λ/A. तो y इज इक्वल टू हो जाएगा λD/A. ये आ गया हमको लीनियर पोजीशन सेंट्रल मैक्सिमा से फर्स्ट मिनिमा का, और दोनों तरफ है इसलिए इसका ट्वाइस कर देंगे, यानी यहां से आएगा y इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D अपॉन A और इसका डबल कर देंगे, या फिर डायरेक्टली से याद रख लें ये सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ होती है. अब सिर्फ आपको वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है. 2 टाइम्स लैम्डा, लैम्डा इज गिवन टू बी 600 नैनोमीटर 10⁻⁹. कैपिटल D इज डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन विच इज गिवन टू बी 2 मीटर अपॉन A. ये विड्थ होती है स्लिट की, स्लिट की विड्थ 1 मिलीमीटर गिवन है, यानी 10⁻⁻3. तो ये -3 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -6. ये दोनों जीरो इसको दे दो तो ये -4 हो जाएगा. बाकी बचता है 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 इंटू 10⁻⁻3
4, इसको हम लिख सकते हैं 2.4 इंटू 10⁻⁻3। ये आंसर किस में आया है? मीटर में। हमसे पूछा हुआ है मिलीमीटर सेंटीमीटर में, तो इसको साफ दिख रहा है कि 2.4 मिलीमीटर के बराबर है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो अब तक हमने देखा कि डिफ्रैक्शन के खूब सवाल पूछे जाते हैं और सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ के ऊपर भी सवाल बनाए जाते हैं, तो डिफ्रैक्शन अच्छे से करके जाएं। आगे बढ़ें। अब ये AIPMT 2014 का क्वेश्चन। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट at a point on the screen where path difference is lambda is k, lambda being wavelength of light used. The intensity at a point where the path difference is lambda by 4 will be. यानी दो केसेस में बात हो रही है। केस 1 में क्या कह रहे हैं हमसे कि उस पॉइंट पर जहां पाथ डिफरेंस लैम्बडा है वहां पर लाइट की इंटेंसिटी k है, और जहां पाथ डिफरेंस लैम्बडा बाई 4 है, लैम्बडा बाई 4, वहां इंटेंसिटी कितनी होगी। तो पहले हमको एक फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा, हो सकता है आपको याद भी हो। रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या जानते हैं हम? I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई। और यदि दोनों इंटरफेयरिंग बीम्स की इंटेंसिटी सेम हो तो हम क्या लिख सकते हैं? I प्लस 2I स्क्वायर, तो I बनेगा इंटू cos फाई, और ये मिलकर बनेगा 2i। ये 2i है, इसमें से 2i कॉमन ले लें तो अंदर बचता है 1 प्लस कॉस फाई के बराबर। और 1 प्लस कॉस फाई को हम लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री से 2 कॉस स्क्वायर फाई बाय 2 के बराबर। और ये आ गया 4i कॉस, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो ये हो गया 4i कॉस स्क्वायर फाई बाय 2 के बराबर। ये फॉर्मूला में यहाँ यूज करेंगे। और वैसे भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना चाहिए। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का, अब केस 1 की बात करें। केस 1 में क्या हुआ? बोल रहे हैं जहां पाथ डिफरेंस लैम्बडा है वहां इंटेंसिटी k है, मतलब ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी k के बराबर है जहां पाथ डिफरेंस लैम्बडा है, पर हमें यहाँ चाहिए फेज डिफरेंस। तो हम जानते हैं कि फेज डिफरेंस बराबर होता है 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस लैम्बडा दिया हुआ है, लैम्बडा लैम्बडा कट कर फेज डिफरेंस 2 पाई आ गया। यहाँ डाल देंगे 2 पाई, यानी यहाँ आएगा कॉस स्क्वायर पाई। कॉस पाई होता है -1, उसका स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो हमको रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी मिल गई? k। तो k इज इक्वल टू हो गया 4i के बराबर। दिस इज इक्वेशन 1। अब केस 2 में हमें इंटेंसिटी चाहिए, तो केस 2 में फिर से इसी तरह से सॉल्विंग करना पड़ेगी। क्या दिया हुआ है यहाँ? पाथ डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस कितना पहले ये पता करें। 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू लैम्बडा बाय 4, लैम्बडा लैम्बडा कट कर ये आ गया पाई बाय 2, यानी 90 डिग्री। और अब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। मान लो रिजल्टेंट इंटेंसिटी I डैश है वहां, ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी यहाँ डालेंगे 4i कॉस स्क्वायर और फाई बाय 2। फाई मतलब ये 90 बाय 2, और इसका मतलब आप जानते होंगे कॉस स्क्वायर ये कितना आएगा? 45। इसका मतलब होता है कॉस 45 का स्क्वायर। और 10th में आपने पढ़ा हुआ है 1/√2 होता है, ये 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा। 4i बाय 2 दैट इज 2i। I डैश कितना आ गया? 2i के बराबर, पर हमें उसे चाहिए k की टर्म्स में। तो यहां से I इज इक्वल टू हम k बाय 4 यहाँ डाल देते हैं। 2 इंटू आई की जगह क्या आएगा? k बाय 4। तो फाइनल आंसर क्या हो गया? k बाय 2 के बराबर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे। अब करेंगे AIPMT 2013 का क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपके NCERT में भी है, इस बार IIT मेन में भी पूछा गया और अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया करता है। और ये केस है YDAC विद बायक्रोमेटिक लाइट। क्या है पढ़ते हैं? इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर 2 मिलीमीटर अपार्ट, मतलब ये दिया है स्मॉल d 2 मिलीमीटर, and are illuminated by photons of 2 wavelengths, lambda 1 equals to 12,000 angstrom and lambda 2 is 10,000 angstrom। ऐसी दो वेवलेंथ हमने यूज की है YDAC में।
At what minimum distance from the common central bright fringe on the screen 2 meter from the slit will a bright fringe from one interference pattern coincide with bright fringe from other? तो ये दो वेवलेंथ्स है, इन दोनों वेवलेंथ्स को साथ में यूज किया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। दोनों वेवलेंथ्स अपना अपना इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म करेंगी, दोनों के करस्पॉन्डिंग फ्रिंज विड्थ भी अलग अलग होंगी क्योंकि लैम्डा अलग अलग है। स्मॉल डी कैपिटल डी हालांकि एक है, कैपिटल डी भी हमको दिया हुआ है स्क्रीन के डिस्टेंस 2 मीटर, तो दोनों की विड्थ अलग अलग होंगी। तो हमें यह बताना है कि इनकी ब्राइट फ्रिंजेस सबसे पहली बार कब कोइंसाइड होंगी। तो सबसे पहले तो हम इनके फ्रिंज विड्थ निकाल लेते हैं। इसके करस्पॉन्डिंग बीटा 1 क्या होगा, तो बीटा का फॉर्मूला ये होता है फ्रिंज विड्थ का, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। लैम्डा इज 12,000 इंटू 10⁻⁻10, ये हुआ लैम्डा इंटू कैपिटल डी इज 2 मीटर अपॉन स्मॉल डी इज 2 मिलीमीटर, ये -3, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये -3 ऊपर जाता है, ये 6 बना, यानी 12 इंटू 10⁻⁻4। आप चाहें तो इसे 1.2 इंटू 10⁻⁻3 लिख लें, ये आ गया 1.2 मिलीमीटर के बराबर। ये तो इस लैम्डा के करस्पॉन्डिंग फ्रिंज विड्थ आया। इसके लिए सॉल्व करेंगे बीटा 2 के लिए, तो क्या आएगा 10,000 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻3, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, ये ऊपर जाता है तो 6 बना, 10 इंटू 10⁻⁻4 दैट इज 1 इंटू 10⁻⁻3 यानी 1 मिलीमीटर। तो ये फ्रिंज विड्थ आई। तो हम देख रहे हैं साफ तौर पर कि फ्रिंज विड्थ्स अलग अलग हैं। ये फ्रिंजेस थोड़ी वाइडर हैं, ये थोड़ी सी नैरोअर है। तो पहली बार कब इनका कोइंसिडेंस होगा ऐसा पूछा हुआ है। अब इस सवाल को आगे सॉल्व करने से पहले एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। मान लो आसपास 2 मिल्स हैं और मिल्स के सायरन इस तरह से बजते हैं। पहली मिल का सायरन हर तीसरे घंटे में और दूसरी मिल का सायरन हर 5वें घंटे में बजता है। हमको ये बताना है कि पहली बार दोनों मिल के सायरन साथ में कब बजेंगे। तो इनका एलसीएम ले डालना चाहिए 3 और 5 का। तो कितना आएगा एलसीएम 15। तो 15th आवर पर दोनों मिल के सायरन साथ में बजेंगे। इसको आप लॉजिक से भी बता सकते हैं। इस मिल के सायरन किस किस तरह बजेंगे, तीसरे घंटे, 6वें, 9वें, 12वें और 15वें घंटे पर। और इस मिल के सायरन 5, 10 और 15। तो 15वां घंटा वो घंटा है जिस पर दोनों मिल के सायरन साथ में बजेंगे। तो ये आंसर कर दिया हमने, एलसीएम का एप्लीकेशन है। यहां भी हमें इन दोनों का एलसीएम ले डालना है। किस किस का, 1 मिलीमीटर का और 1.2 मिलीमीटर का। ये मैं आपको मेथड इसलिए बता रहा हूं कि अभी तो ये बहुत आसान है, आप अभी भी आंसर कर देंगे मेरे ख्याल से, कि इसकी 5वीं फ्रिंज और इसकी 6वीं फ्रिंज, इसकी 5th फ्रिंज और इसकी 6th फ्रिंज, तो वो डिस्टेंस होगी जिस पर ये कोइंसाइड होंगे। पर हम आपको मेथड इसलिए समझा रहे हैं कि आगे कभी ये गड़बड़ टाइप की वैल्यूज आई तो इस तरह काम करेंगे हम। होल नंबर्स होंगे तो एलसीएम आप निकाल डालेंगे, फ्रैक्शन हो तो क्या करेंगे। तो यहां पर होगा एप्लीकेशन एलसीएम ऑफ अ फ्रैक्शन का, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस कह सकते हैं। तो इसको पहले लिख लें हम 1 और इसे लिख लें 12/10 और इसके भी आगे इस तरह लिख लें 1, इसको कैंसिल करके 6/5। अब करना क्या है, आपको करना ये कि न्यूमरेटर में जो भी लिखे हुए हैं डिजिट्स 1 और 6 उनका ले डालना चाहिए हमें एलसीएम। तो कितना आएगा 6। और डिनोमिनेटर में जो होती हैं, जैसे यहां पर क्या क्या होगा 1 और 5, उनका ले लेना चाहिए एचसीएफ। तो वो आएगा 1 और फिर 6 को 1 से डिवाइड कर देना चाहिए, यानी 6 मिलीमीटर इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा। ये इसका आंसर। तो 6 मिलीमीटर ही इसका आंसर होगा, यानी बी इज करेक्ट। इस तरह हम एलसीएम निकालते हैं फ्रैक्शंस का। तो अब लॉजिक से भी आप चाहें तो कर लें। इसके 5 और इसके 6 फ्रिंजेस जब फॉर्म हो जाएंगे वो प्लेस होगी जहां दोनों की ब्राइट फ्रिंजेस कोइंसाइड होंगी पहली बार। अगली बार कब होंगी, तो इसका डबल 12 मिलीमीटर पर, फिर 18 मिलीमीटर पर ब्राइट फ्रिंजेस कोइंसाइड होती जाएंगी। जैसे यहां हमने कहा इसकी 5 इसकी 6,
तो फिर 10 और 12 इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस तरह इसको सॉल्व किया जाता है। आपको समझ में आया होगा, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। अब अगला चैप्टर हम करने वाले हैं वेव मोशन 11th का, और 12th के लिए हम करने वाले हैं, 12th में हमारा चैप्टर सब मॉडर्न फिजिक्स रह गई है, मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर्स करेंगे, उसके बाद फिर हीट थर्मोडायनामिक्स करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं।